वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए अपनी रहमतें और बरकतें लाए और एवरीबॉडी विल बी यू नो इज़ अ ब्लेसिंग मंथ। अच्छा, आज जो टॉपिक पे मैंने बात करनी है, इन डिफरेंट वीडियोस में हमने ये तो डिस्कस कर लिया है इन्वेस्टमेंट रूल लाइक 50-30-20 या 60-20-20, समथिंग, कि कितना आपके फिक्स इनकम पे जाएगा, कितना आपके डिज़ायर्स में जाएगा और कितना जो है वो आपके सेविंग में जाना चाहिए। लेकिन अक्सर औक़ात आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा, एक टर्म सुनी होगी, 100 माइनस एज रूल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फाइनेंस मान के चलती है कि सपोज़ अगर एक बंदे की एज, अब वो अज्यूम करते हैं इस 100 को, आई नो कोई 100 प्लस है यार, कम है, पर 100 तो आजकल कम ही हो रही है। लेकिन 100 माइनस एज रूल बेसिकली क्या होता है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन करने से पहले। क्योंकि सपोज़ आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने 20% अपनी इनकम का जो है वो इन्वेस्ट करना है। अब 20% आपकी इनकम का, सपोज़ अगर आपकी इनकम 10,000 है तो मतलब कि आपने 2,000 इन्वेस्ट करना है। अब इस 2,000 को इन्वेस्ट कैसे करना है ये हमें 100 माइनस एज रूल बताता है। तो 100 माइनस एज रूल कहता है हमें कि जब मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज आपकी एज 30 साल है, तो 100 माइनस 30 यानी आप 100 अज्यूम जो है वो हमारा फार्मूला है जो हम एज अज्यूम करते हैं, और माइनस 30 आपकी एज, यानी 100 में से 30 निकाला तो बाकी रहेगा 70। इट्स मीन कि जो आपकी एज है 30, ये वाली इन्वेस्टमेंट जाएगी आपकी लो रिस्क में। तो अब जो आपने 10,000 आपकी इनकम है और उसमें से 20% सपोज आपने इन्वेस्ट करना है 2,000, तो 2,000 का जो भी 30% होगा, अगर आपकी ये एज है तो 2,000 का जो भी 30% होगा वो लो रिस्क में जाएगा और 70% जो होगा वो मीडियम और हाई रिस्क में जाएगा। आप अपनी एज को खुद से ही यहां पर डिसाइड कर लें। अगर सपोज आपकी एज 50 है तो मतलब 50% आपको लो रिस्क एसेट में डालना है और बाकी 50% मीडियम और हाई में। अगर एज 60 है तो 60% लो रिस्क में डालना है और 70% और बाकी 40% हाई में। रिस्क ऑलवेज रहता है। हमारा गाड़ी चलाना रिस्क है, जहाज से सफ़र करना रिस्क है, ट्रेन से जाना, बाइक से जाना। देखो, आप अगर आप कहो ना कि 100% श्योरिटी नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई श्योरिटी नहीं किसी चीज़ की, ठीक है कि नहीं। तो दैट्स द ओनली थिंग कि जब किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वो काम करते हैं जिसमें एटलीस्ट लेस रिस्क हो। आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सपोज आप मकान भी ले लेते हैं, प्लॉट्स भी ले लेते हैं, ये गारंटी तो नहीं ना। एक माइंड में होता है कि यार इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, पर वो कब जाएगी यू डोंट नो। ठीक है, जैसे मैंने आपको मिसाल बताई थी उस वक्त कि वो बैरिया टाउन कराची में जो उनके साथ हुआ है कि उनकी परचेज प्राइस के 30-40% नीचे गिर गया। तो ऐसा भी होता है इन्वेस्टमेंट में। तो लो रिस्क होता है तो हम अपनी तरफ से मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता। तो हम पॉजिटिव होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी कोई भी कंपनी बंद हो सकती है, कोई भी बैंक बंद हो सकते हैं, ठीक है ना, बैंक डिफॉल्ट भी तो कर जाते हैं। इसी तरह हम इंसान हैं, हमारा भी कुछ नहीं पता। तो आई एम श्योर यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो 30% इस फार्मूला के मुताबिक ये लो रिस्क में जाएगा जो एज नंबर होगा, और 70% जाएगा मीडियम और हाई रिस्क में। अब क्वेश्चन आ जाता है कि 30% जो लो रिस्क होगा वो उसमें क्या कुछ आता है। ये एक मिसाल बनती, जैसे कैश फंड, ये सारे का सारा, आप मेरा ख्याल इतना का आप लोगों को पता लग गया है कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है, और अगर वो बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट ऑफर करता है, मेजोरिटी बैंक तो करते हैं, तो आपको पता है कि जो अगर वो कैश फंड दे रहे हैं, फंड या म्यूचुअल फंड में, फिर जो फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट जैसे आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया है पिछले टाइम में 22%, तो वो लो रिस्क था ना, आपको एक पता था कि यार ये इतना तो मुझे आ रहा है। फिर प्रोविडेंट फंड्स, these funds are invested in low risk government securities and offer a
रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न। फिर पेंशन फंड्स, जो मैंने भी आप लोगों को बोला है कि पेंशन फंड लाजमी ओपन करें, और गोल्ड फंड, जैसे अभी हमारी 2 लास्ट वीडियो की बात हुई है। तो ये सारे के सारे जो फंड होते हैं ये लो रिस्क कहलाते हैं। तो 100-30 के मुताबिक जो 30% हमने लो रिस्क में करना है वो हमने इन फंड्स में करना है। अब ये कौन कौन से बैंक ऑफर कर रहे हैं, इसकी मिसाल आप कई है। जैसे ये 15 की लिस्ट है, और भी होंगे, मैंने एक सिर्फ असेसमेंट की थी तो ये मेरे सामने आए हैं। जैसे नेशनल सेविंग स्कीम, अल्फला GHP कैश फंड, HBL कैश फंड, UBL लिक्विडिटी प्लस फंड, NIT गवर्नमेंट बॉन्ड फंड, JS कैश फंड, मिजान कैश फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनकम फंड, HBL इनकम फंड, UBL गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड, अल्फला GHP इनकम फंड, JS इनकम फंड, NBP गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड, पाकिस्तान इनकम फंड और महाना का सेव प्लस, ये लो में ही आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मिसाल होगी लो की। तो आई एम श्योर कि जो भी है वो 20%, आप सोचते थे कि अब हम 20% को लो रिस्क हाई में कैसे डिवाइड करें, वो अपनी एज के मुताबिक ये एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है जी। अब आ जाती है कि 70% जो बकाया रह गया, अब उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, मीडियम और हाई में। ठीक है, मैं अब बात करता हूं पहले मीडियम की। मीडियम होता है आपका इक्विटी फंड्स, इन्वेस्ट इन diversified portfolio like stock listing exchange, they offer potential for long term capital appreciation but come with a high risk। फिर बैलेंस फंड हो सकता है और एसेट एलोकेशन फंड हो सकता है। अब मीडियम की फंड क्या आ सकती है, HBL इक्विटी फंड मीडियम में है, UBL इक्विटी फंड मीडियम रिस्क है, JS बैलेंस फंड मीडियम, क्योंकि ये मिक्स होता है, सारा कुछ स्टॉक में नहीं होता, मिक्स होता है, मिक्स है। मिजान बैलेंस फंड शरिया कंप्लाइंट मीडियम रिस्क फंड दैट इन्वेस्ट इन मिक्स ऑफ इस्लामिक इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, और अल्फला GHP बैलेंस फंड। तो ये कुछ हो गए मीडियम। अब बात आ जाती है कि जी अली भाई मैंने 2000 था तो 2000 में 600 तो लगा दिया मैंने अपना लो रिस्क में, बाकी रह गया 1200। तो 1200 का क्या करूं, अब 1200 को भी आप डिवाइड कर लो, जैसे कि 1200 का 40% मीडियम में डाल दो और 60% हाई रिस्क में डाल दो। अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर रिस्क फंड के जिसमें आपने इसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब जो हाई रिस्क फंड आप 60% लगा रहे हैं उस पर आपका HBL स्टॉक फंड, HBL का स्टॉक मार्केट फंड आ जाएगा, UBL का इक्विटी मार्केट फंड आ जाएगा, JS का एग्रेसिव इक्विटी फंड आ जाएगा, मिजान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड आ जाएगा, अल्फला GHP स्टॉक मार्केट फंड होगा, यू कैन इन्वेस्ट इन ETF इन स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट इन टू स्टॉक्स। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो कि आपके हाई रिस्क में आ जाते हैं। सो आई एम श्योर अबाउट दैट कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपने हमेशा अपनी एज को माइनस कर लेना है 100 से, जो नंबर आपके सामने आ रहा हो वो चला जाएगा आपका मीडियम और हाई में, और जितनी आपकी एज है वो चला जाएगा लो रिस्क में। आप जिस बैंक से भी चाहो पूछ सकते हो कि भैया मुझे लो मीडियम और हाई बता दे, और जैसे वो आपको बताएंगे आप उनमें उनकी एटलीस्ट 3 साल की परफॉर्मेंस देख के तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर अब आपको सबको 100 माइनस एज रूल पता लग गया होगा। अब आ जाते हैं जी आपकी क्वेश्चन। सईद आबिद अली 3, सलाम अली भाई, प्लीज वुड यू रिकमेंड इंश्योरेंस पॉलिसी और पेंशन फंड, विच वन इज बेस्ट। मैंने आपको आंसर कर दिया, लेकिन यहां मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं क्लियर करने के लिए आपका माइंड। इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ हो या लाइफ हो, वो आपकी प्री रेक्विजिट है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर होगी तो आप अस्पतालों के और बीमारी के खर्चों के टाइम पे बच जाएंगे, आपको घर की चीजें बैंक खाली नहीं करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस होगी, कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता आपको हो जाता है तो आपके बीवी बच्चे सेफ होंगे, एटलीस्ट उनको यह फिक्र नहीं होगी कि आप हम शाम की रोटी कैसे खाएंगे, फीस कैसे देंगे। तो आप मिक्स नहीं कर सकते। इंश्योरेंस पॉलिसी प्री रेक्विजिट, जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए FSC चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए FSC चाहिए, ठीक है, सिमिलर वे से आपको इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड में आने के लिए इंश्योरेंस चाहिए, दोनों चाहिए, हेल्थ भी और लाइफ भी। जब ये दोनों हो जाएं
और अगर आप ज्यादा अफोर्ड नहीं करते तो मिनिमम पेंशन फंड लाजमी ओपन करवा लेना। पेंशन फंड समझ ले एक तरह का थर्ड प्री रेक्विजिट है, क्योंकि पाकिस्तान में सेविंग ना होने के बराबर है मीडियम क्लास फैमिलीज में। अमीर तो बना रहे हैं जैसे भी बना रहे हैं, हम सबको पता है, लेकिन एवरेज बंदा जो शॉप्स पे काम करता है, जो बस कंडक्टर है, जो टांगा चलाता है, रिक्शा चलाता है, मैं इन प्रोफेशंस की बात कर रहा हूं। माई चैनल इज फॉर दीज पीपल। जो मेरा भी है कि मैं इनको, ये लोग अपने पांव पे खड़े हों, खोखा है उनके पास, हमारे लिए तिक्के कबाब लगाते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे काम करते हैं, शूज के स्टोर पे हमें जो है वो सेल्समैन है। तो कई लोग हैं इनका पेंशन का कुछ भी नहीं होता, बेचारे सारियों में नौकरी करते हैं और एंड पे जब खत्म होती है जॉब इनकी तो बच्चों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, सेविंग तो होती कोई नहीं, साथ साथ लगा देते हैं। तो ऐसे बंदों को पेंशन फंड की बहुत जरूरत है। तो और कुछ करो ना करो, पेंशन फंड में लाजमी लगाओ, लेकिन इंश्योरेंसेस होने के बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर इंश्योरेंस ना हुई तो आपके पास जो भी सेविंग होगी, जो भी घर का सामान होगा, सोना होगा, सब बिक जाएगा। अल्लाह ना करिए किसी पे टाइम आए, लेकिन एहतियात जरूरी होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कामरान अली सुमरो। आपको मैंने ये पेस्ट कर दिया था आंसर, लेकिन लोग क्योंकि पूछते हैं कि क्या लिंक है, आपका क्वेश्चन था सर हाउ वुड म्यूचुअल फंड वर्क्स लाइक व्हेन इट इंक्रीज एंड डिक्रीज। गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। एंड इज गोल्ड फंड सिमिलर टू इक्विटी फंड और मनी मार्केट? आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, इक्विटी स्टॉक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, मनी मार्केट लो डिफरेंट वे से चलता है। गोल्ड फंड जो होता है वो लो रिस्क तो आज में आ जाता है, लेकिन उसकी फ्लक्चुएशन का लेवल डिफरेंट होता है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि हाउ इट वर्क्स। मैंने वहां पर यह आंसर लिख दिया था, आप कमेंट्स में पढ़ भी सकते हैं सब। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है कि फंड को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, फिर गोल्ड फंड जो बनाया जाता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो द फंड इन्वेस्ट इन गोल्ड बनाने के बाद आइदर डायरेक्टली और थ्रू गोल्ड रिलेटेड एसेट्स सच एज गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड माइनिंग स्टॉक और फिजिकल गोल्ड। मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में बता दिया था। फिर यूनिट एलोकेशन, जब गोल्ड फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टर बाय गोल्ड ऑफ द फंड, इन्वेस्टेड बाय यूनिट्स ऑफ द फंड विच रिप्रेजेंट ए प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ द फंड एसेट्स। अब समझ लग गई आपको कि ये 3 काम जो है वो हमारे हो गए। फिर आ जाता है फैक्टर्स इफेक्टिंग फंड परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? देखें, गोल्ड प्राइस हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकती है, मार्केट डिमांड हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, करेंसी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। ये चीजें हैं जिसकी वजह से जो होता है कि फंड की परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है। फिर हाउ फंड वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन, इफ गोल्ड प्राइस राइज द फंड वैल्यू इंक्रीज, एंड ठीक है, गोल्ड प्राइस डेप्रिसिएशन, if gold price fall the fund's value decrease. Dividend distribution, some gold mutual fund distribute dividend to investors which can increase the fund value. Management fees, the fund management fees can reduce the fund's value over time. तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गोल्ड फंड अप और डाउन होता है। मैंने ये सारे का सारा आंसर कमेंट्स में लिख दिया था, बट इट्स गुड टू नो, गुड क्वेश्चन, कि आप लोगों को पता हो कि किस तरह जो है वो इट वर्क्स। ठीक है, चले फिर आज की वीडियो में यहां पर खत्म करता हूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव माय ईमेल, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। तो आपसे फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।